So, dear students, we were discussing biological methods of plant disease management. वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनमें हम कोई बायोलॉजिकल एजेंट यूज करते हैं इन द कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज एंड हमने कल ये भी देखा कि देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच a biological organism can control any other plant pathogen. एंड इसमें हमने देखा एक खास किस्म का जो मैकेनिज्म है, दैट इज द एंटागोनिज्म. एंटागोनिज्म में ये होता है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे किसी दूसरे प्लांट पैथोजन को कंट्रोल कर पाता है. एंड उसके भी डिफरेंट वेज है कि कैसे एंटागोनिज्म जो है ये कैसे होता है नेचर में. एक जैसे मैंने कहा था पैरासाइटिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पैथोजन पे डायरेक्टली पैरासाइट बन के रहता है. दूसरा होता है कि एंटीबायोसिस, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक्स रिलीज करता है अगेंस्ट अदर प्लांट पैथोजेंस. तीसरा होता है कंपटीशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म इट कम्पीट्स फॉर फूड न्यूट्रिशन एंड सर्वाइवल. एंड इसी तरह फोर्थ होता है लाइसिस, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एंजाइम्स रिलीज करता है एंड दैट अल्टीमेटली ब्रेक डाउन द सेल कंपोनेंट्स ऑफ द पैथोजन. इसी तरह जो एक ऑर्गेनिज्म है, इट कैन आल्सो इंड्यूस डिफेंस रेस्पॉन्सेस इन द प्लांट्स. एंड फोर्थ होता है कि अगर वो मेटाबोलाइज करें, वो हेल्प करें मेटाबॉलिज्म में उन स्टिमुलेंट्स का जिनकी वजह से पैथोजन का स्पोर जो होता है वो जर्मिनेट होता है. एंड आपके सिलेबस में चूंकि टू स्टडी ओनली टू antagonists, that is fungal antagonist and bacterial antagonist. So in today's lecture we will be discussing the examples where the fungal antagonists are used against the plant pathogens, or those organisms which act as antagonists against the fungus. तो हम पहले यही पढ़ेंगे फंगल एंटागोनिस्ट्स. तो फंगल एंटागोनिस्ट्स वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खुद या कोई ऐसा प्रोडक्ट रिलीज करे विच वर्क्स अगेंस्ट द फंगस. अगर कोई फंगल पैथोजन है जो प्लांट को होस्ट बनाता है एंड प्लांट में डिजीज कॉज करता है, अगर उसके अगेंस्ट कोई ऑर्गेनिज्म वर्कआउट करे, दैट इज कॉल्ड एज फंगल एंटागोनिस्ट. तो हम अब एक एक करके पढ़ेंगे. तो पहली एग्जांपल जो फंगल एंटागोनिस्ट की है, इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे एक जो फंगस है, एक पैथोजेनिक फंगस जिसको हम बोलते हैं हेटेरोबैसिडियन एनोसम. ये एक पैथोजेनिक फंगस है जो डिजीज कॉज करता है. फॉर एग्जांपल ये रूट रॉट डिजीज का कॉज करता है. इसी तरह बट रॉट डिजीज करता है इन द कॉनिफर्स. अब ये कैसे डिजीज कॉज करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है एंट्री का. होता क्या है कि अगर कोई हमारे पास कोई कॉनिफर है, मान लीजिए कोई पाइन ट्री है, आपने पाइन ट्री को काटा. अब जैसे ही आपने बीच में इसको काटा तो जो वहां पर स्टंप रह गया पाइन का, जो कट पाइन स्टंप रह गया, एंड उस पाइन स्टंप जो होता है उन्हीं के थ्रू ये इन्फेक्ट होता है. और मैं ये कह रहा हूं कि जो हेटेरोबैसिडियन है एनोसम का, जो सॉरी हेटेरोबैसिडियन एनोसम, ये एक फंगस है एंड ये डिजीज कॉज करता है कॉनिफर्स में. जो कॉनिफरस ट्रीज हैं, जिम्नोस्पर्म जो है, उनमें एक तो ये रूट रॉट डिजीज कॉज करता है और बट रॉट डिजीज कॉज करता है. एंड ये जो फंगस है ये मेनली फैलता है थ्रू द रूट्स. अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इन दैट केस हम क्या करते हैं कि ये जो हेटेरोबैसिडियन एनोसम है, अगर मान लीजिए कहीं पे कोई पाइन है या कोई कॉनिफर ट्री है, आपने इसको काट लिया और जो कटा हुआ स्टंप है, आप ये इन्हीं के थ्रू जो कट स्टम्प्स होते हैं,
इनके थ्रू ही इन्फेक्ट करता है ये वाला फंगस, दैट इज हेटेरोबैक्टीरियम एनोसम। अब चूंकि इसने इन्फेक्शन जो है एंट्री कर ली थ्रू द कट स्टम्प्स, उसके बाद ये चला जाता है थ्रू द इन द रूट्स। अब रूट्स में जैसे ही चला जाता है, और अगर एक हेल्दी प्लांट है उसका कनेक्शन इसी जो कट स्टम्प है उसके रूट के साथ कोई कांटेक्ट है, रूट्स का कांटेक्ट है, तो थ्रू रूट्स ये वाला फंगस जो हेटेरोबैक्टीरियम है ये हेल्दी प्लांट तक जा पहुंचता है, एंड अल्टीमेटली ये डिजीज कॉज करता है, चाहे वो रूट रॉट हो चाहे वो बट रॉट हो। और इसका अल्टीमेटली क्या इफेक्ट रहता है कि इवन ये किल कर सकता है एक कॉनिफर को। अब यहाँ पे हम कैसे एक फंगल एंटागोनिस्ट यूज करते हैं, तो एक फंगस है जिसको बोलते हैं फिलीवियोप्सिस जिजेंटिया। फिलीवियोप्सिस जिजेंटिया जो है ये भी एक फंगस है, एंड हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा इन द लोअर क्लासेस की, जो फंगस है इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। एक टाइप ऑफ स्पोर होता है जिसको हम बोलते हैं ओइडिया। तो होता क्या है कि अगर कहीं पे कोई यही कट जो कॉनिफर ट्री है जो उसका स्टम्प है, आपने क्या किया, आपने फिलीवियोप्सिस जिजेंटिया लाया और जिजेंटिया के जो ओइडिया है जो स्पोर्स हैं आपने उन पे छिड़क लिए। अब ये क्या करता है, अब जैसे ही आपने छिड़क लिए ये ओइडिया, तो ये भी चले जाते हैं रूट्स पे। अगर वहां पे हेटेरोबैसिडोन है, अगर वहां पे ये पैथोजेनिक फंगस जिसको हम बोलते हैं हेटेरोबैसिडोन एनोसम, अगर वो वहां पे है, तो जो आपने ये ओइडिया फेंके तो इसे फंगल डेवलप हुआ, ये फिलीवियोप्सिस जिजेंटिया, ये क्या करता है, ये इसके साथ compete करता है। जो फिलीवियोप्सिस जिजेंटिया है ये क्या करता है कि ये compete करता है विद द पैथोजेनिक फंगस, एंड जैसे ही इसने compete करना स्टार्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या करता है कि ये इसको बिल्कुल एक्सक्लूड करता है, ये खत्म कर देता है पैथोजेनिक फंजाई को इन द कट स्टम्प्स ऑफ द कॉनिफर्स। अब जब जब इसने ये खत्म ही कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पैथोजन फंगस है, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन खत्म हो गई, इसकी वजह से जो ये रूट या बट रॉट डिजीज है कॉनिफरस की, ये कंट्रोल में आ जाती है। बेटा आप एक काम कीजिएगा कि आप ये नोट डाउन करके रखिएगा, मे बी मे बी आस्क इन द एग्जामिनेशन। मैं ये कह रहा हूँ कि वी आर डिस्कसिंग द फंगल एंटागोनिस्ट्स। हम उन ऑर्गेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं विच एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू द फंगल पैथोजेंस। इसकी मैंने पहले एग्जांपल दी एक डिजीज की जो कॉनिफर्स में होती है, चाहे वो रूट रॉट हो चाहे वो बट रॉट हो। इट इज कॉज्ड बाय अ pathogenic fungi called as Heterobacillus anosum. And this fungi, it infects the freshly cut stems. And through stems, then it ultimately spreads in the root. From the roots, it may spread to the healthy plants where the root contact. And here we use another fungi, that is Philiviopsis gigantea, as the fungal antagonist. This antagonistic fungi, that is Philiviopsis gigantea, it competes with the Heterobacillus anosum and completely exclude this or replaces it. And in this way, the concentration of the pathogenic fungi it is decreased, and hence these diseases like that is the rot or bud rot of conifers it is controlled. तो ये था एक एग्जाम्पल। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है इन्हीं फंगल एंटागोनिस्ट की, जिसमें हम चेस्टनट ब्लाइट को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टर्म एक्सप्लेन करना चाहूंगा जिसको हम बोलते हैं हाइपोवायरुलेंस। हाइपोवायरुलेंस होता क्या है कि मान लीजिए कहीं पे कोई पैथोजन है, अब पैथोजन की एक पॉपुलेशन है, इस पैथोजन में डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं। अब अगर कोई ऐसा स्ट्रेन है इस पैथोजन की पॉपुलेशन में जिसमें रिड्यूस्ड एबिलिटी है, जिसकी एबिलिटी कम होती है, तो इनफेक्ट कॉलोनाइज और रिप्रोड्यूस।
अगर फॉर एग्जांपल एक पैथोजन की बहुत सारी पॉपुलेशन है एंड इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, अब एक ऐसा कोई वेरिएंट या स्ट्रेन होता है जिसमें कम एबिलिटी होती है ताकि वो किसी होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करे या इसमें कॉलोनाइज कर सके या इसमें रिप्रोडक्शन कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी होती है वो कम होती है। दिस कॉल्ड हाइपोवायरुलेंस एंड उस स्ट्रेन को बोलते हैं हाइपोवायरुलेंट स्ट्रेन। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आया व्हाट इज हाइपोवायरुलेंट स्ट्रेन। हाइपोवायरुलेंट स्ट्रेन इज दैट स्ट्रेन in a population of pathogens which has reduced ability to infect, colonize, or reproduce on susceptible host tissue. अब मैं आता हूं चेस्टनट ब्लाइट डिजीज की ओर। जो चेस्टनट ब्लाइट डिजीज है ये कॉज होती है बाय पैरासिटिक बाय पैथोजेनिक फंजाई जिसको हम बोलते हैं क्राइफोनेक्ट्रिया। क्राइफोनेक्ट्रिया पैरासिटिका एक ऐसा पैथोजेनिक फंजाई है जो चेस्टनट ब्लाइट डिजीज कॉज करता है। मैं फिर से दोहराऊंगा, क्राइफोनेक्ट्रिया पैरासिटिका, इट इज a pathogenic fungi which causes the blight in the chestnut. अब होता क्या है कि जो जो ये क्राइफोनेक्ट्रिया पैरासिटिका है इसके भी डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं। आधे ऐसे स्ट्रेन्स हैं जो बिल्कुल बहुत वायरुलेंट होते हैं एंड जो डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन साथ साथ में इनमें ऐसे स्ट्रेन्स भी होते हैं जो हाइपोवायरुलेंट होते हैं जिनमें एबिलिटी कम होती है कि वो कोई डिजीज कॉज कर सके। तो होता क्या है कि अगर हमने अगर किसी चेस्टनट पे कोई डिजीज लग गई या उस पे कोई पैथोजेनिक स्ट्रेन है तो हम क्या करते हैं कि हम इसके साथ साथ हाइपोवायरुलेंट स्ट्रेन भी डालते हैं। अब जो ये हाइपोवायरुलेंट स्ट्रेन होता है ये ये कैरी करता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। जैसे वायरस में होता है, जो हमें पता है कि वायरस वी हैव गॉट आरएनए वायरसेस एंड डीएनए वायरसेस, इसी तरह जो आरएनए वायरस है इनमें भी होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। तो इनमें भी क्या होता है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैरी करते हैं, ये जो हाइपोवायरुलेंट स्ट्रेन्स होते हैं। तो जैसे ही इनमें जो ये हाइपोवायरुलेंट स्ट्रेन्स में जो ये डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है, ये इनका फंक्शन है कि यही पैथोजेनिसिटी को कम करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब अगर हमने हाइपोवायरुलेंट स्ट्रेन डाल दिया विद द वायरुलेंट स्ट्रेन तो होता क्या है कि यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं, जो हमें पता है कि जो फंगे होता है दे कंसिस्ट ऑफ हाइफी, इनमें हाइफी होता है। एंड बहुत बार क्या होता है कि अगर एक फंगस का हाइफी है और दूसरे फंगस का हाइफी है, कभी कभार ये इंटरकनेक्ट होते हैं और फ्यूज होते हैं, उसको बोलते हैं हम हाइफल फ्यूजन या बोलते हैं anastomosis. Anastomosis, it is also called the hyphal fusion. अगर दो डिफरेंट फंजे हैं, दोनों के पास हाइफी है, अगर इनने आपस में इंटरकनेक्ट किया, फ्यूजन हो गया दो हाइफी का, इट इज कॉल्ड द हाइफल फ्यूजन और फ्यूजन ऑफ हाइफी और एनास्टोमोसिस। तो अगर हमने हाइपोवायरुलेंट स्ट्रेन जो है वो डाल दी विद द वायरुलेंट स्ट्रेन तो वहां पे एनास्टोमोसिस होती है। एंड थ्रू दिस एनास्टोमोसिस जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं जो हाइपोवायरुलेंट स्ट्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ये चले जाते हैं टू द वायरुलेंट स्ट्रेन एंड इससे जो एबिलिटी होती है वायरुलेंट स्ट्रेन की वो कम हो जाती है एंड अल्टीमेटली जो डिजीज होती है डिजीज कंट्रोल में आ जाती है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि हम कैसे कंट्रोल करते हैं चेस्ट ब्लाइट डिजीज विद द हेल्प ऑफ द फंगल एंटागोनिस्ट्स। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज ध्यान रखिएगा कि जो चेस्टनट है इनमें एक फंगल डिजीज होती है जिसको बोलते हैं चेस्टनट ब्लाइट। अब ये चेस्टनट ब्लाइट जो होती है इट इज कॉज्ड बाय अ फंगस दैट इज काइफोनेक्ट्रिया पैरासिटिका। अब जो काइफोनेक्ट्रिया पैरासिटिका होता है इसमें वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स। एक ऐसा स्ट्रेन जो बहुत ही वायरुलेंट होता है एंड दैट स्ट्रेन is able to cause this chestnut blight.
दूसरा होता है हाइपोवायरुलेंट स्ट्रेन। हाइपोवायरुलेंट स्ट्रेन में इसमें रिड्यूस्ड एबिलिटी होती है कि वो किसी ससेप्टेबल होस्ट को इन्फेक्ट करे, कॉलोनाइज करे या इसमें रिप्रोड्यूस करे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाइपोवायरल स्टेट है ये इजीली डिजीज कॉज नहीं कर पाता। अब इसमें ऐसा क्या होता है कि ये डिजीज कॉज नहीं कर पाता? इसमें वायरस लाइक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो इसकी पैथोजेनिसिटी को कम करता है। अब हम क्या कैसे यूज करते हैं इस हाइपोवायरलेंट स्ट्रेन को? अगर कहीं पे वायरलेंट स्ट्रेन है, हम इसके साथ ये हाइपोवायरलेंट स्ट्रेन भी डाल देते हैं। फिर होता क्या है कि इनमें माइसीलियल एनास्टोमोसिस होते हैं, जिसको हम माइसीलियल फ्यूजन भी बोलते हैं। अब अगर माइसीलियल फ्यूजन हो गया, हाइफल फ्यूजन हो गया, तो फ्यूजन में क्या होता है कि यही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ये चला जाता है टू द वायरुलेंट स्ट्रेन एंड ये इसकी पैथोजेनिसिटी कम करता है। तो इसकी वजह से जो चेस्टनट है वो कंट्रोल में आ जाती है। सो इट इज द सेकंड एग्जांपल वेयर वी आर यूजिंग एनी ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द फंगस। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी। तीसरा होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बॉर्न डिजीज। अब हम कैसे सॉइल बॉर्न डिजीज जो है उनको हम कैसे कंट्रोल करें? अगर कोई फंजी कॉजिंग या फंगल सॉइल बॉर्न डिजीज है, उसको हम कैसे एक एंटागोनिस्ट से कंट्रोल कर सकते हैं? तो बहुत सारे ऐसे फंजे हैं जिनको हम एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स यूज करते हैं अगेंस्ट मनी सॉइल बॉर्न डिजीज। जैसे फॉर एग्जांपल गिलियोक्लेडियम वायरेंस है, इसी तरह ट्राइकोडर्मा हर्जेनम है। तो ये वो ऐसे फंजे हैं जिनको हम यूज करते हैं एज द बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स अगेंस्ट द सॉइल बॉर्न डिजीज। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है गिलियोक्लेडियम वायरेंस एंड ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, ये बहुत ही इफेक्टिव है अगेंस्ट जैसे डैम्पिंग ऑफ डिजीज होती है, चाहे वो ऑर्नामेंटल प्लांट हो या कोई वेजिटेबल हो। अब ये जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज होती है, इट इज कॉज्ड बाय पाइथियम एंड फाइटोप्थोरा। इसी तरह बोट्राइटिस है, इसी तरह स्क्लेरोटियम है। तो ये कुछ ऐसे फंगस हैं, ये क्या कॉज करते हैं? ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज कॉज करते हैं। मैं फिर से बताऊंगा, वी हैव गॉट डिफरेंट क्लासेस ऑफ जो जो फंगस होते हैं, पैथोजेनिक फंगाई व्हिच बिलोंग टू द ओमाइसीटीज। फॉर एग्जांपल पाइथियम एंड फाइटोप्थोरा है, इसी तरह बोट्राइटिस है, सिमिलरली वी हैव गॉट सिक्लेरोटियम है। तो ये जो पैथोजेनिक फंजे हैं, ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज कॉज करते हैं। जैसे कोई आपका ऑर्नामेंटल प्लांट हो या कोई वेजिटेबल हो, तो इनमें ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज करते हैं। अब इनके अगेंस्ट हम क्या करते हैं? इनके अगेंस्ट हम इनके एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा गिलियोक्लेडियम वायरेंस है, इसी तरह ट्राइकोडर्मा हर्जियनम है। तो इनको हम यूज करते हैं। इन एडिशन टू देम, इसी तरह बहुत सारे ऐसे एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे सुपोरिटेस्नियम है, कोनियोथायरियम है, एलेरोमाइसिस है। तो ये भी हम यूज करते हैं इन द कंट्रोल ऑफ सम अदर डिजीजेस, जैसे सिक्लेरोटिन सिक्लेरोटिनिया ने कोई डिजीज कॉज करी, इसी तरह रेजोक्टोनिया है या वर्टिसिलियम है। तो जो वर्टिसिलियम है या रेजोक्टोनिया है, ये भी बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए हम अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने अभी कहा कि फॉर एग्जांपल सुपोरोडेस्मियम है या कोनियोथायरियम है या एलेरोमाइसिस है, तो ये हम यूज करते हैं। अब और एक एग्जांपल है पाइथियम जो है, पाइथियम के भी बहुत सारे पैथोजेनिक स्पीशीज हैं। तो जो पैथोनियम पाइथियम स्पीशीज जो हैं, इनको हम कैसे कंट्रोल करते हैं? तो हम पाइथियम के ही अलग कुछ स्पीशीज लेते हैं। फॉर एग्जांपल पाइथियम नुन हमने लिया या पाइथियम ओलिगेंड्रम हमने लिया। तो ये क्या करते हैं? ये भी इन्हीं ऑर्नामेंटल या वेजिटेबल्स जो हैं, इन प्लांट्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द पैथोजेनिक स्पीशीज ऑफ पाइथियम।
इसी तरह अगर रेजोटोनिया है, रेजोटोनिया के एक पैथोजेनिक स्ट्रेन है जिसको हम बोलते हैं रेजोटोनिया सोलेनाई, तो ये भी डिजीज कॉज करता है प्लांट्स को, उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टेलरोमाइसिस यूज करते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, देयर आर डिफरेंट वाइल्ड वॉरन डिजीज व्हिच आर कॉज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो इनको हम कैसे कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। मैं फिर से यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स को दोहराऊंगा। जैसे हमारे पास पाइथियम है या फाइटोप्थोरा है, इसी तरह सिक्लेरोटियम है, तो ये क्या, ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज कॉज करते हैं इन द ऑर्नामेंटल्स और वेजिटेबल्स। तो हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वी कैन कंट्रोल देम विद द हेल्प ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म लाइक विद द यूज ऑफ ग्लियोक्लेडियम या ट्राइकोडर्मा हरिजेनम है, तो इनको हम यूज करके, क्योंकि ये इनको इनहिबिट करते हैं। इसी तरह विल्टिंग होती है सेवरल क्रॉप्स की, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजेरियम विल्ट, चाहे वो सिलेरी का हो, चाहे वो कुकुम्बर का हो, चाहे वो स्वीट पोटैटो का हो। अब जो ये फ्यूजेरियम विल्ट होता है, ये एक स्पेसिफिक जो है फंगस कॉज करता है। फॉर एग्जांपल फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के भी स्ट्रेन अलग अलग हैं। एक होते हैं नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन, एक होते हैं पैथोजेनिक स्ट्रेन। तो अगर जो पैथोजेनिक स्ट्रेन हैं फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के, तो अगर ये फ्यूजेरियम विल्ट कॉज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन को यूज करते हैं। अब नॉन पैथोजेनिक जो स्ट्रेन होते हैं, ये इन विल्टिंग को कंट्रोल करता है, क्योंकि दे compete with the pathogenic strains of Fusarium oxysporum।